द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक में मार्क डगलस ने ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन जैसे प्रमुख एटीट्यूड डेवलप करने के महत्व को आउटलाइन किया है और साथ ही अनगिनत ट्रेडर को सफलता के लिए प्रॉपर माइंडसेट डेवलप करने में मदद की है। मुझे आशा है कि आज के एपिसोड से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि लोग द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक क्यों पढ़ते हैं। आइए सुनते हैं कि मार्क डगलस अपनी बुक के बारे में क्या कहते हैं। हाय, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगर आप आज के इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखते हैं तो प्लीज इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं। राजीव, जो एक युवा ट्रेडर है, वह बचपन से ही बहुत संवेदनशील और उत्साही था। एक दिन उसने शेयर मार्केट के बारे में सुना। उसे यह लगा कि यह तो एक बड़ा और रोमांचक ट्रेड है जहां पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ पैसा खोने का खतरा भी हो सकता है। राजीव ने शेयर ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानने का निर्णय लिया और एक नए ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्चुअल डीमैट अकाउंट खुलवाया और शेयर ट्रेडिंग की गहराइयों की स्टडी करने के लिए काम करने लगा। उसकी इस स्टडी ने उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके, रणनीतियों, तकनीकी चार्टों और नवीनतम मार्केट एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ सिखाया। जब राजीव ने शेयर ट्रेडिंग में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया तो उसे असफलता का सामना करना पड़ा। उसका पूरा इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस पर चला गया और उसने अपनी पूरी राशि खो दी। इस असफलता के कारण उसका मनोबल गिर गया। इस घटना ने उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अधिक संवेदनशील बना दिया। जब राजीव ने यह समझा कि यदि वह शेयर मार्केट में सफल होना चाहता है तो उसे अपने मन को कंट्रोल में करना होगा, उसने ट्रेडिंग साइकोलॉजी से संबंधित बुक्स पढ़ी और साथ ही साथ योग और मेडिटेशन को भी अपनाया और इसका दैनिक अभ्यास शुरू किया। स्टडी, योग और मेडिटेशन के माध्यम से उसने स्वयं को शांत, स्थिर और फोकस्ड रखना सीखा। राजीव ने दूसरी बार इन्वेस्ट किया, लेकिन इस बार वह अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाया। उसने अपने इन्वेस्टमेंट पर लगातार नजर रखी, तकनीकी चार्टों का उपयोग किया और अच्छी रणनीति अपनाई। वह मेंटल डिसिप्लिन की मदद से मार्केट में सफलता प्राप्त करने लगा। उसने अपने इन्वेस्टमेंट में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने ट्रेडिंग निर्णयों पर सटीकता से ध्यान दिया। समय के साथ राजीव शेयर ट्रेडिंग में माहिर बन गया और उसकी आय बढ़ती गई। उसके साइकोलॉजिकल कंट्रोल और मेंटल डिसिप्लिन ने उसे असफलताओं के बावजूद ट्रेडिंग सेक्टर में मजबूती का संकेत दिया। राजीव ने सदैव शांत रहने की कला सीखी और यह साबित किया कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल और मेंटल डिसिप्लिन ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वह आज दूसरों को भी यह सिखाने का प्रयास करता है कि शेयर ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए एक स्थिर मन और अनुशासन की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए राजीव ने जो पहली बुक पढ़ी वह थी द डिसिप्लिन ट्रेडर। मार्क डगलस के अनुसार यह बुक एक सक्सेसफुल स्टॉक या फ्यूचर ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की साइकोलॉजी को समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। यह बुक ट्रेडिंग वर्ल्ड की अनयूजुअल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड के रूप में काम करेगी। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग गलती से इसे उस कल्चरल एनवायरनमेंट से बहुत अलग नहीं मानते हैं जिससे उन्हें लाया गया था। इन डिफरेंसेस को पहचाने बिना उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि सोसाइटी में प्रभावी ढंग से कार्य करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए हासिल किए गए कई बिलीफ्स ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में साइकोलॉजिकल बैरियर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे ट्रेडर के रूप में उनके लिए सक्सेस हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सक्सेस के उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो वे ट्रेडर के रूप में चाहते हैं, उन्हें मार्केट के एक्शन को समझने के तरीकों में कम से कम कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, शेयर ट्रेडिंग में कुछ नियम और अनुशासन होते हैं जो सामान्य सामाजिक नियमों से अलग होते हैं। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। सोसाइटी में हमेशा यही बताया जाता है कि नकारात्मक बातचीत गलत होती है, लेकिन शेयर ट्रेडिंग में मार्केट की चर्चाओं और वितर्कों का
एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रेडर्स बाजार में विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करते हैं, विपरीत मत व्यक्त करते हैं और एनालिसिस करते हैं ताकि वे सही इन्वेस्ट की स्थिति पर निर्णय ले सकें। यह चर्चाएं वाद विवाद और विपरीत मतों के बीच तोल मोल करने का एक माध्यम है और अक्सर नए और नवीनतम विचारों की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसके अलावा शेयर ट्रेडिंग में रिस्क और मैनेजमेंट की डिमांड ज्यादा होती है। आमतौर पर सामाजिक नियम यह कहते हैं कि सुरक्षित विकास के लिए कम रिस्क लेना चाहिए, लेकिन शेयर ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को हाई रिस्क लेने की क्षमता और उचित मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। वे मार्केट के इंडिकेटर्स, मार्केट वोलेटिलिटी और इन्वेस्टमेंट की स्थिति के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए शेयर ट्रेडिंग में सामान्य सोसाइटी के नियम या मान्यताएं पूरी तरह से नहीं चलती है। यह बिजनेस वर्ल्ड में अपनी खासियतों और नियमों के साथ एक अलग दुनिया है। अन्य सोशल एनवायरनमेंट के विपरीत ट्रेडिंग एरिना में कई विशेषताओं की आवश्यकता होती है जो उस ट्रेडर से वेरी हाई डिग्री के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ ट्रस्ट की आवश्यकता होती है, जो यहाँ सफलतापूर्वक कार्य करना चाहता है। हालांकि हम में से कई लोगों में सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है, क्योंकि बचपन में हमने एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में कार्य करना सीखा है, जहां हमारा बिहेवियर हमसे अधिक पावरफुल किसी व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिसका उद्देश्य सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमारे बिहेवियर को ढालना था। इस प्रकार हमें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा रिवार्ड्स और पनिशमेंट के सिद्धांत के माध्यम से कुछ खास तरीकों से बिहेव करने के लिए फोर्स किया गया। एक रिवार्ड के रूप में हमें अपने आप को किसी वांछित तरीके से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, और सजा के रूप में हमें या तो जो हम चाहते थे उसे प्राप्त करने से रोका जाएगा, जिससे हमें भावनात्मक पीड़ा होगी, या हमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक दंड दिए जाएंगे जिससे हमें शारीरिक पीड़ा होगी। नतीजन बिहेवियर कंट्रोल का एकमात्र रूप जिसे हमने आमतौर पर खुद के लिए सीखा था, वह भावनात्मक या शारीरिक दर्द के खतरे पर आधारित, जो किसी से या किसी चीज से जिसे हम अपने से अधिक शक्ति के रूप में मानते थे। और जब से हमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति को अन्य लोगों के लिए त्यागने के लिए मजबूर किया गया था, हमने स्वाभाविक रूप से सफलता के लिए अपने कई पारंपरिक संसाधनों को उसी मानसिक ढांचे में विकसित किया। इसी अनुसार हमने सीखा कि हमारे बाहर की चीजों में हेरफेर करने और परिवर्तनों को बल देने की शक्ति प्राप्त करना ही हम जो चाहते थे उसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था। एक ट्रेडर के रूप में आप एक बात सीखेंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जिन मेंटल रिसोर्सेज का यूज करते हैं वे ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं करेंगे। मार्केट्स में हेरफेर करने के लिए आवश्यक शक्ति और नियंत्रण कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों से परे है, और आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी में मौजूद बाहरी बाधाएं मार्केट के माहौल में मौजूद नहीं होती है। मार्केट का आप पर कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है, उसे आपके बिहेवियर से कोई अपेक्षा नहीं है, और आपके वेलफेयर की भी उसे कोई परवाह नहीं है। यदि वास्तव में आप मार्केट को कंट्रोल या इसमें हेरफेर नहीं कर सकते हैं और मार्केट का आप पर कोई अधिकार या कंट्रोल नहीं है, तो आप जो देखते हैं और आपके परिणामी व्यवहार के लिए जिम्मेदारी केवल आपकी है। एक चीज जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं वह स्वयं आप हैं। एक ट्रेडर के रूप में आपके पास यह पावर है कि आप या तो स्वयं को पैसे दें या अन्य ट्रेडर को अपना पैसा दे दें, और जिस तरह से आप ऐसा करने के लिए चुनते हैं वह कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसका मार्केट से बहुत कम या कोई लेना देना नहीं है। और यह तब तक रहेगा जब तक आप कुछ नए स्किल्स हासिल नहीं कर लेते हैं और यह भी नहीं सीख लेते हैं कि मार्केट के एनवायरनमेंट में मौजूद कॉन्फिडेंस के अनुरूप खुद को कैसे ढालना है। इस एनवायरनमेंट में सफलतापूर्वक काम करने के लिए आपको सीखना होगा कि कैसे अपने आप को उन तरीकों से कंट्रोल करना है जो आपके लिए पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। आपको यह भी सीखना होगा कि ट्रेडिंग एरेना में आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देने के लिए, अपने पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए मेंटल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें।
फिर चाहे आप इसे कैसे भी प्राप्त करने जा रहे हो। कुछ ही ट्रेडर्स हैं जिन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि वे अकेले ही अपने कार्यों के रिजल्ट्स के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इससे भी कम वे हैं जिन्होंने उस रियलाइजेशन के साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन को स्वीकार किया है और जानते हैं कि इसके बारे में उन्हें क्या करना है। हम में से शायद ही कोई यह सीखता हुआ बड़ा होता है कि एक ऐसे क्षेत्र में कैसे काम करना है जो क्रिएटिव इंप्रेशन की कंप्लीट फ्रीडम की अनुमति देता है। किसी भी तरह से इसे प्रतिबंधित करने के लिए कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपको अपने खुद के नियम बनाने होंगे और फिर उनका पालन करने के लिए अनुशासन रखना होगा। समस्या यह है कि प्राइस मूवमेंट यानी उतार चढ़ाव तरल है जो हमेशा मोशन में रहता है। हाईली स्ट्रक्चर्ड इवेंट के विपरीत, जिसके हम में से अधिकांश आदी हैं, बाजार के माहौल में आपके सामने आने वाले निर्णय उतने ही अंतहीन होते हैं जितने प्राइस मूवमेंट का आप लाभ उठाना चाहते हैं। आपको केवल पार्टिसिपेट करने का फैसला नहीं करना है, आपको यह भी तय करना है कि कब पार्टिसिपेट करना है, कितने समय तक बने रहना है और किन परिस्थितियों में आपको बाहर निकलना है। इसके लिए कोई बिगिनिंग, मिडल या एंड नहीं है। यह तो केवल वही है जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं। इन निर्णयों के साथ आने वाले नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन के अलावा आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भले ही आप प्रति ट्रेड एक कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट करते हैं जिसमें प्रॉफिट का अनलिमिटेड पोटेंशियल भी है और उतनी ही संभावना लॉस की भी है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसका मतलब है कि प्रत्येक ट्रेड में फाइनेंशियल फ्रीडम के आपके बेहताशा सपनों को पूरा करने की संभावना है और साथ ही साथ आपको अपना सब कुछ खोने का रिस्क भी उतना ही है। लगातार बदलते प्राइस मूवमेंट आपके लिए रिस्क को अनदेखा करना और अपने आप को यह विश्वास दिलाना बेहद आसान बना देता है कि इस बार आपको अपने रूल्स का पालन नहीं करना है। यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो अनलिमिटेड संभावनाओं और अनलिमिटेड रिस्क के साथ एक्सप्रेशन की कंप्लीट फ्रीडम प्रदान करता है। यदि आप इसमें एक पार्टिसिपेंट को रखते हैं जो इन साइकोलॉजिकल कंडीशंस से बेखबर है, तो आपके पास इमोशनल और फाइनेंशियल डिजास्टर का एक सॉलिड जबरदस्त फॉर्मूला होगा। यह गंभीर सिनेरियो निश्चित रूप से बताता है कि इतने कम लोग कभी भी ट्रेडर के रूप में पैसा क्यों बनाते हैं। वास्तव में लगभग सभी लोग जो ट्रेड करने का प्रयास करते हैं वे कठिनाइयों को पूरी तरह से कम आंकते हैं और इसके फलस्वरूप अपनी बढ़ी हुई अपेक्षाओं को पूरा करने की अपनी क्षमता को अधिक आंकते हैं। इसलिए अधिकांश, यदि सभी नहीं तो कुछ ट्रेडिंग करने वाले लोग स्वयं को कुछ हद तक साइकोलॉजिकल नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ साइकोलॉजिकल डैमेज से मार्क का मतलब हर उस मेंटल फ्रेमवर्क से है जिसमें डर पैदा करने की क्षमता है। डर इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में किसी भी उस विश्वास से उत्पन्न होता है जिसमें तनाव, चिंता, भ्रम, निराशा या विश्वासघात जैसे शारीरिक और भावनात्मक दर्द पैदा करने की क्षमता होती है। दर्दनाक भावनात्मक स्थितियां मूल रूप से अधूरी अपेक्षाओं का परिणाम है। अधूरी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति के विश्वासों के बीच संघर्ष पैदा करती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, जो वास्तविक एनवायरनमेंट कंडीशन में उन बिलीफ से मेल नहीं खाती है। यह संघर्ष हमारी भावनाओं के माध्यम से दर्द के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम आमतौर पर तनाव, चिंता, भ्रम आदि के रूप में जानते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्य नामक एक युवक अपने जीवन में बहुत सारे सपने लेकर आगे बढ़ रहा था। उसकी इच्छाएं बहुत ऊंची थी, जिन्हें पूरा करने के लिए वह एक ट्रेडर बनने की इच्छा रखता था। लक्ष्य के मन में बड़ी उम्मीदें और आकांक्षाएं थी, लेकिन जीवन के अज्ञात और अनिश्चित पहलुओं से उनकी पूर्ति नहीं हो रही थी। यही अधूरी इच्छाएं और निराशा से उत्पन्न तनाव उसकी चिंता और भ्रम को प्रबल कर रही थी। उसके जीवन में एक दिन उसे एक बड़ा नुकसान हुआ, जिससे वह अपनी प्राथमिकताओं और सपनों से दूर हो गया था और उसे लगा कि वह अपनी मंजिल की ओर कभी नहीं बढ़ पाएगा। तनाव और चिंता ने उसे घेर लिया था और वे उसे भ्रमित कर रहे थे कि क्या वह सचमुच कभी अपने गोल्स को पा भी पाएगा। एक दिन उसे एक बुद्धिमान ट्रेडर से मिलने का मौका मिला।
वह ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने को तत्पर था। उसने लक्ष्य को समझाया कि तनाव, चिंता और भ्रम उसकी अधूरी इच्छाओं के कारण हो रहे हैं। ट्रेडर ने उसे बताया कि उसकी इच्छाएं और सपने उसकी मंजिल का नक्शा है, लेकिन उसे संघर्ष करना होगा और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निरंतरता और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यह सुनकर लक्ष्य ने अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव किया। उसने मानसिक अनुशासन विकसित किया और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने का संकल्प किया। उसने निरंतर अध्ययन किया, मेंटर्स की सलाह ली और अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए काम किया। समय बीता और एक दिन उसने अपना पहला ट्रेड किया। शुरुआत में उसे कुछ हार जीत का सामना करना पड़ा, लेकिन वह मेंटल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता रहा। समय के साथ उसकी मेहनत, निरंतरता और समर्पण ने उसे सफलता की ओर ले गई। उसकी अपनी इच्छाओं को पूरा किया और एक हाई लेवल ट्रेडर बन गया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि तनाव, चिंता और भ्रम अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं के कारण होते हैं। जब हम इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहने, मानसिक अनुशासन बनाए रखने और समस्याओं को स्वयं को ढालने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग किसी भी संघर्ष के अस्तित्व की पुष्टि करने वाली एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन की घुसपैठ के खिलाफ मेंटल डिफेंस का निर्माण करके सहज रूप से दर्द से बचते हैं। इन बचावों में डिनायल्स, रेशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन शामिल है। इन सभी का रिजल्ट परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन होगा। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन तब होता है जब हमारा मेंटल सिस्टम ऑटोमेटिकली रूप से एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन को विकृत करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन को चुनिंदा रूप से बाहर कर देता है, ताकि हम जो अपेक्षा करते हैं और जो एनवायरमेंट हमें प्रदान कर रहा है उसके बीच संघर्ष की भरपाई हो सके। यह इस तरह से किया जाएगा कि हम विश्वास करेंगे कि हमारे और बाहरी वातावरण के बीच एक साझा रियलिटी मौजूद है। इस प्रकार किसी भी दर्द से बचा जा सकता है। मैं एक साझा रियलिटी को एनवायरमेंट के बारे में किसी भी बिलीफ और मौजूद वास्तविक एनवायरमेंटल कंडीशन के बीच एक कॉरस्पॉन्डेंस के रूप में डिफाइन कर रहा हूं। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन मेंटल तथा प्रमाणिक जगत यानी वेरीफाइड वर्ल्ड के बीच थॉट्स, एक्सपीरियंस और परसेप्शन के डिफरेंस को प्रेजेंट करने की मेंटल प्रोसेस है। इसमें मेंटल तथा प्रमाणिक तत्वों यानी नॉर्मेटिव एलिमेंट्स के बीच क्लियरिटी, कोइनेरेंस और प्रिसीजन की कमी हो सकती है। इसे हमारी थिंकिंग, सेंसिटिविटी, अटेंशन और पूर्वाग्रहों के कारण उत्पन्न होने वाले डिसऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जा सकता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। आप अपने आप को लंबे समय से एक हाई स्पीड ट्रेन की सवारी करते हुए ट्रेन में बैठा हुआ सोचिए। स्पीड से चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए जब आप बाहर के दृश्यों को देखते हैं, जिसमें आपको लग सकता है कि पेड़, घास, खेत, पहाड़, शहर, गांव आदि जो भी दिखाई देता है वह सब पीछे की ओर तेजी से जा रहे हैं और आप स्थिर बैठे हैं, जबकि आप जानते हैं कि यह संभव नहीं है। यह परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन का एक उदाहरण है, जहां आपके माइंड की परसेप्शन आपके विजुअल को कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि आप मोशन से डिटेल्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आपके साथ अन्य सिचुएशन में भी परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन का एक्सपीरियंस हो सकता है, जहां आपकी कॉग्निटिव लिमिटेशंस, एक्सपीरियंस या बायस के कारण आप रियलिटी को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमारे अपने मन की ओर से उत्पन्न होने वाले परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन को पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है, ताकि हम क्लियर और करेक्ट नॉलेज प्राप्त कर सकें। यदि आप मार्केट इन्फॉर्मेशन को विकृत कर रहे हैं तो आप मार्केट के साथ रियलिटी शेयर नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप को एक भ्रम में शामिल कर रहे हैं, और वह इस हद तक कि आप निराशा की संभावना से छिप जाते हैं। इस बिंदु पर आप स्वयं को उस चीज के लिए तैयार कर रहे होंगे जिसे फोर्स्ड अवेयरनेस कहा जा सकता है। जाहिर है, अगर मार्केट कुछ और कर रही है जो आप खुद को समझने की अनुमति दे रहे हैं, तो कुछ देना होगा। ये विकृतियां तब तक जारी रहेंगी जब तक कि आपकी अधिग्रहित मानसिकता और परस्पर विरोधी मार्केट इन्फॉर्मेशन के बीच ऐसी असमानता न हो कि मानसिक सुरक्षा यानी भ्रम टूट जाए। यह आमतौर पर
सदमे की स्थिति पैदा करता है, जहां आप सोच सकते हैं कि चीजें इतनी जल्दी कैसे खराब हो सकती हैं। ऐसी स्थिति आपको एक दर्दनाक मजबूर जागरूकता पैदा करते हुए शेयर्ड रियलिटी के अपने भ्रम का सामना करने के लिए मजबूर करती है। अपने ट्रेडिंग करियर में किसी बिंदु पर आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि कैसे हम सभी हमारी सामान्य परिवेश के कारण मार्केट इवेंट्स को अपनी धारणा के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि हम क्या सोचते हैं और फिर उन उम्मीदों पर सख्ती से कायम रहते हैं। यह वह जगह है जहां आपको यह सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का मानसिक लचीलापन लाया जाए जो आपको अन्य विकल्पों और संभावनाओं के बारे में जागरूक होने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने की अनुमति देता है। आप मार्केट को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाई डिग्री की ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए आप उनके बारे में अपनी धारणा को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केट के साथ हायर डिग्री की शेयर रियलिटी होती है। शेयर्ड रियलिटी सामाजिक संगठन, सामूहिक अभिव्यक्ति और साझा मानसिक अवधारणाओं के माध्यम से लोगों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण और सामान्य समझ को स्थापित करती है। ये जबरन जागरूकता, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, ये आपको मार्केट द्वारा पेश किए जाने वाले अवसरों की ओर आकर्षित होने से नहीं रोक पाएंगे। हालांकि आप पर एक्यूमुलेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत नेगेटिव होगा। यदि आपने कई मजबूर जागरूकता का सामना किया है, तो मार्केट एक्टिविटी की आपकी धारणा अंततः अवसर तलाशने की बजाय दर्द से बचने के प्रयास में लग जाएगी और आपका पैसा खोने का डर, गलत होने या अवसर चूकने का डर कार्य करने या न करने के लिए आपका प्राइमरी मोटिवेशन बन जाएगा। अब जब डर कुछ करने या न करने के लिए मोटिवेशन बन जाता है, तो कई बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो यह आपके ध्यान के फोकस को कम करके आपके डर की वस्तु पर रखते हुए आपके कथित अवसरों की सीमा को सीमित कर देगा। इसका मतलब यह है कि सभी उपलब्ध मार्केट इंफॉर्मेशन में से आप केवल ऐसी इंफॉर्मेशन ही देखेंगे जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। आपका डर व्यवस्थित रूप से आपकी जागरूक मार्केट इंफॉर्मेशन से बाहर हो जाएगा, जो अन्य विकल्पों और अवसरों के अस्तित्व का संकेत देगा। जैसा कि आप डर और धारणा के बीच नकारात्मक संबंध को समझना शुरू करते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि नुकसान से बचने के आपके प्रयासों से आप वास्तव में उन्हें पैदा करते हैं। डर किसी भी स्थिति में आपकी प्रतिक्रियाओं की सीमा को भी सीमित कर देगा। कई ट्रेडर्स को तब काफी नुकसान होता है जब वे जानते हैं कि वे वास्तव में क्या करना चाहते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का क्षण आता है तो वे खुद को ही पूरी तरह से स्थिर पाते हैं। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में, अनस्ट्रक्चर्ड कैरेक्टर वाले एनवायरनमेंट में कोई भी सक्सेसफुल होने से पहले किसी को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट की सर्वोच्च भावना विकसित करने की आवश्यकता है। डगलस यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस को भय और सेल्फ ट्रस्ट की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित कर रहे हैं कि इसका मतलब यह जानना है कि इस समय क्या करना है, क्या इसे करने की जरूरत है, और फिर इसे बिना किसी हिचकिचाहट के करना। कोई भी हिचकिचाहट केवल सेल्फ डाउट और भ्रम पैदा करेगी। जिस हद तक सेल्फ डाउट मन की एक अवस्था के रूप में मौजूद है, उसी हद तक आप भय, चिंता और भ्रम महसूस करेंगे। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो फियर, एंजाइटी और कंफ्यूजन की स्थिति में ट्रेडिंग से उत्पन्न होते हैं, इनएडिक्वेंसी और पावरलेसनेस के पहले से मौजूद विश्वास को बनाएंगे या जोड़ेंगे। भले ही हम में से कोई भी जो चल रहा है उसे दूसरों से छिपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, हम स्पष्ट रूप से अपने रिजल्ट्स को खुद से नहीं छिपा सकते हैं। यदि मार्केट बिहेवियर आपको रहस्यमय लगता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अपना बिहेवियर रहस्यमय और असहनीय है। आप वास्तव में यह निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट आगे क्या करने की संभावना रखता है, जब आप यह भी नहीं जानते कि आप आगे क्या करेंगे, भले ही आप कुछ भी महसूस करते हो या चाहते हो। कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स जिन्होंने किसी तरह इन साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स को पार कर लिया है, अपनी ट्रेडिंग विजडम को एक पंक्ति के अनुसार चलाया, जैसे नुकसान से सीखें, प्रवाह के साथ बहें, ट्रेड आपका मित्र है, अपने घाटे में कटौती करें और अपने मुनाफे को चलने दें, बाजारों को जानने के लिए
आपको खुद को जानने की जरूरत है और इसी तरह की कुछ ज्ञान भरी बातें। डिसिप्लिन ट्रेडर पूरी तरह से इस सलाह के साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स की पूरी तरह से पड़ताल करता है, देखता है और फिर इस सलाह के साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप सीखने की प्रोसेस में व्यवस्थित करता है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में खुद को सक्सेस ओरिएंटेड करने के लिए आवश्यक विभिन्न स्टेप्स में ले जाती है। यह ऑडियो बुक आपको बताएगी कि वे कौन से स्किल्स आवश्यक हैं और उन्हें आपको समझने की आवश्यकता क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें सीखने के बारे में कैसे जाना जाए। यह बुक 4 सेक्शंस में ऑर्गेनाइज्ड है। पहले सेक्शन में पहले 2 चैप्टर हैं जो इंट्रोडक्शन के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे में चैप्टर 3 से 8 तक शामिल हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को डिफाइन करता है। तीसरे सेक्शन में 6 चैप्टर शामिल हैं जो आपको बुनियादी अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे, जो आपको यह पहचानने में मदद करेंगे कि आपके मेंटल एनवायरनमेंट में क्या बदलना है और इसे बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चौथे सेक्शन में चैप्टर 15 से 16 शामिल है जो स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए सब कुछ एक साथ एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर में ढालते हैं। आप सीखेंगे कि मार्केट एक्शन को एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाए। यह निर्धारित करें कि आपको खुद को कहाँ सीमित करने की आवश्यकता है, प्रोडक्टिव और साइकोलॉजिकल रूप से हेल्थी वे से उन सीमाओं का विस्तार करने के लिए आपको कौन से कदम उठाने की आवश्यकता होगी। तो अभी आपने बुक के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है। इससे यह तो क्लियर हो गया है कि मार्क डगलस की यह बुक काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है, जिसे बेहद फ्रेंडली और सिंपल भाषा में लिखा गया है। हम अगले एपिसोड में बुक के पहले पार्ट के पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मैंने यह बुक क्यों लिखी। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करें और अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ इसे सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं hindioaudiobook.com के नॉलेज से भरपूर अगले एपिसोड में। hindioaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।